हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो हाल ही में रिलीज हुई मूवी टेल्स फ्रॉम द हुड 3। ये एक हॉरर एंथोलॉजी फिल्म है और ये टेल्स फ्रॉम द हुड का थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट चैनल पर अवेलेबल है और वो एक मस्ट वॉच है। सेकंड पार्ट चैनल पर नहीं है क्योंकि वो उतना खास नहीं है। इस फ्रेंचाइज में हॉरर के थ्रू ब्लैक कम्युनिटी से जुड़ी प्रॉब्लम्स दिखाई जाती हैं। तो ऐसी यूनिक और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लो, ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। ये फ्रेंचाइज भी टेल्स फ्रॉम द क्रिप्ट से इंस्पायर्ड है, इसलिए इसमें भी हर एक स्टोरी में मोरल होता है और मोरल के साथ साथ हैवी हॉरर भी होता है। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक आदमी को जो कि एक छोटी बच्ची को गोद में उठाकर ले जा रहा था। उस आदमी का नाम है विलियम और वो है हमारे कैंडीमैन टोनी टॉड। उस छोटी बच्ची का नाम है ब्रुकलिन। उन्हें देखकर लग रहा है कि वो किसी से बचकर भाग रहे हैं और ब्रुकलिन को अपने पीछे कुछ इविल चीजें भी दिख रही थी। वो एक पुराने खंडर में पहुंचते हैं और वहां थोड़ा आराम करने लगते हैं। वहां ब्रुकलिन विलियम से कहानी सुनने की जिद करती है। वो कहती है कि जब भी उसे डर लगता है तो उसकी माँ उसे कहानियां सुनाती हैं। विलियम कहता है कि उसे कोई कहानी नहीं आती। तब ब्रुकलिन कहते हैं कि उसे कई सारी कहानियां आती हैं और वो खुद ही विलियम को कहानी सुनाने लगती है। इस बार फिल्म मेकर्स ने कुछ न्यू ट्राई किया है, क्योंकि इस बार किसी बड़े की जगह एक बच्चा कहानी सुना रहा है। वो उसे कहानी सुनाती है ग्रीडी रियल एस्टेट एजेंट डेविड की। डेविड एक फैमिली के पास जाता है जो कि उसका अपार्टमेंट खाली नहीं कर रहे थे। वो खुद इसलिए जा रहा है क्योंकि उस फैमिली की वजह से उसकी करोड़ों की डील अटकी हुई है। उस बिल्डिंग को वो बेचने वाला है और उसने पूरी बिल्डिंग खाली भी करवा ली है, लेकिन वो फैमिली जाने का नाम नहीं ले रही और इसका रीजन जानने के लिए वो खुद उनके पास जा रहा है। वो उनके रूम में जाता है जो कि था 313। उस फैमिली में सिर्फ 3 ही मेंबर्स थे, पॉल, स्टेसी और उनका बेटा ईथन। और ईथन ही उनके वहां से ना जाने की वजह है। पॉल डेविड को बताता है कि ईथन को कैंसर है और उसकी कीमोथेरेपी चल रही है, इसलिए वो वहां से नहीं जा सकते। ईथन एक बास्केटबॉल प्लेयर बनना चाहता है और पॉल भी यही चाहता है कि वो अपना सपना पूरा करे। अब डेविड को इस सब से कोई लेना देना नहीं था। वो पॉल को और पैसा ऑफर करता है, लेकिन पॉल उसे साफ मना कर देता है। तब डेविड को वहां से जाना ही पड़ता है, लेकिन अपार्टमेंट तो उसे खाली करवाना ही था, इसलिए वो दूसरा रास्ता अपनाता है। वो एक लोकल थग मिकी के पास जाता है और उसे वो अपार्टमेंट खाली कराने का कॉन्ट्रैक्ट देता है। मिकी एक फायर स्पेशलिस्ट था। वो उस अपार्टमेंट में एक ग्रीस फायर स्टार्ट करने का प्लान बनाता है, जिससे वो फैमिली भी बाहर निकल जाएगी और किसी को शक भी नहीं होगा। ये एक फुल प्रूफ प्लान था जिसमें उस फैमिली को कोई हार्म नहीं होगा। फायर के वक्त उनके पास अपार्टमेंट में से निकलने के लिए बहुत टाइम होगा। ये प्लान बिल्कुल परफेक्ट था, इसलिए डेविड इसके लिए राजी हो जाता है। रात को जब वो फैमिली सो रही थी तब मिकी चोरी से उनके अपार्टमेंट में एंटर हो जाता है और अपना काम शुरू कर देता है। उधर डेविड अपने घर में था और उसकी कॉल का ही वेट कर रहा था। उसके पास कॉल आती है और वो उसे आंसर करता है, लेकिन दूसरी तरफ से बास्केटबॉल बाउंस होने की आवाज आ रही थी। डेविड इसे किसी तरह का मजाक समझकर फोन काट देता है। तभी उसका फोन दोबारा रिंग करता है। वो उसे फिर से पिक करता है और इस बार कॉल थी पुलिस डिपार्टमेंट से। उसकी बिल्डिंग में आग लग चुकी थी, यानी कि मिकी ने अपना काम कर दिया। वो जल्दी से वहां पहुंचता है और डिटेक्टिव से बात करता है। वो डिटेक्टिव से पूछता है कि फैमिली कहाँ है। तभी वो देखता है स्टेसी को, जो कि बुरी तरह जल चुकी थी और वो चिल्ला चिल्ला कर अपने हस्बैंड और बच्चे के बारे में पूछ रही थी, लेकिन वो दोनों तो जलकर मर चुके थे। ये डेविड को भी हिट करता है क्योंकि ये उसके प्लान में शामिल नहीं था। डिटेक्टिव बताता है कि स्मोक अलार्म खराब था, इसलिए फैमिली को पता ही नहीं चला कि उनके रूम में आग लग चुकी है। अब डेविड का अपार्टमेंट खाली तो हो चुका था, लेकिन किस कीमत पर। 2 फैमिली मेंबर्स ऑलरेडी मर चुके थे और स्टेसी के बचने का भी कोई चांस नहीं है। ये बात डेविड को भी थोड़ा परेशान कर रही थी, लेकिन उसके लिए पैसे से ऊपर कुछ भी नहीं था। वो अपने घर जाता है और घर जाते ही उसके पास किसी की कॉल आती है। वो कॉल पिक करता है और फिर से उसे दूसरी तरफ बास्केटबॉल की आवाज सुनाई देती है। ये कॉल उसे अपार्टमेंट 313 से आ रही थी, लेकिन कॉल्स तो बस शुरुआत थी। उसे अपने घर के बाहर ईथन बास्केटबॉल खेलता हुआ दिखाई दे रहा था। ये सब समझ पाना उसके लिए मुश्किल था, लेकिन वो एक बात समझ चुका था कि इस समय उसे अपना नाम नहीं आने देना। इसलिए अगली सुबह वो जाता है मिकी के घर और उसे शूट कर देता है ताकि वो उसका नाम ना ले सके। वापस अपने घर जाकर वो हॉस्पिटल में कॉल करता है स्टेसी के बारे में जानने के लिए। उसे पता चलता है कि स्टेसी 20 मिनट पहले ही दम तोड़ चुकी है। उसकी करोड़ों की डील तो हो चुकी थी, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये उसके अंत की शुरुआत है। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। उसे अपार्टमेंट 313 से लगातार कॉल्स आ रही थी। वो सोच रहा था कि शायद ये उस फैमिली का कोई रिलेटिव कर रहा है जो कि सब कुछ जानता है, इसलिए वो सब कुछ फुल एंड फाइनल करने के लिए उस अपार्टमेंट में जाता है और वहां उसका वेलकम करती है वो फैमिली। वो उन्हें शूट करता है, लेकिन वो पहले ही मरे हुए थे और अब मरने की बारी थी डेविड की। वो उनसे बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बच नहीं पाता। वो उसे वैसे ही मारते हैं जैसे वो मरे थे और उसे मारने के बाद वो वापस अपने अपार्टमेंट में चले जाते हैं। ये थी डेविड की ग्रिड की कहानी।
आखिर में वो करोड़ों की डील भी उसके काम नहीं आई, जिसके लिए उसने एक फैमिली को मार डाला। और मैं हैरान हूं कि 6 साल की ब्रुकलिन को ऐसी कहानी आती हैं। वो यहीं पर नहीं रुकती, वो विलियम को एक और कहानी सुनाती है। ये कहानी है जॉनी की, जो कि एक एक्सट्रीम रेसिस्ट है। वो एक बंकर में रहता है और वो कई सालों से वहां रहकर किसी सीक्रेट मिशन की तैयारी कर रहा है। वो मिशन है अमेरिका को क्लीन करना, यानी कि वहां सिर्फ व्हाइट पीपल रहेंगे, बाकी सभी लोगों को वो मार देंगे। इस मिशन में उसके साथ और भी लोग हैं जिनसे वो रेडियो के थ्रू कांटेक्ट करता है और वो ही उस तक खाना और पानी पहुंचाते हैं। जब भी जॉनी बंकर से बाहर निकलता है तो कुछ लोग हमेशा उसे बाहर खड़े मिलते हैं, जो कि उसे ही देखते रहते हैं। वो लोग कौन है ये तो हमें नहीं दिखाया गया, लेकिन जॉनी उनसे नफरत करता है। उसका बस चले तो वो उन्हें शूट कर दे। अब वो लोग पुलिस वाले हो सकते हैं या फिर नॉर्मल लोग भी। जॉनी 30 साल से उस बंकर में रह रहा है और 30 सालों से उसने खुद को गवर्नमेंट से भी बचा रखा है। जब जॉनी बंकर में था तब अचानक बंकर के ऊपर एक ग्रेनेड एक्सप्लोड होता है। जॉनी जल्दी से अपनी गन लेकर बाहर जाता है और बाहर खड़े लोगों को वार्निंग देता है कि अगर वो नहीं माने तो वो उन्हें शूट कर देगा। वो वापस अपने बंकर में जाकर अपनी दूरबीन से उन पर नजर रखता है। तब तो सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ देर बाद फिर से बंकर पर एक्सप्लोजन होता है। जॉनी इससे तंग आ चुका था, इसलिए वो अपना डिसीजन लेता है। वो अपनी असॉल्ट राइफल लेकर ऊपर जाता है और उन लोगों की तरफ गोली चला देता है, लेकिन वहाँ किसी तरह का प्रोटेक्टिव शील्ड था, जिससे टकराकर गोली वापस चली जाती है और जॉनी के माथे में लग जाती है। यहाँ जॉनी एक अलग ही तरीके से सुसाइड करता है। उसके मरने के बाद हमें दिखाया जाता है कि असल में वो एक जू है, जहाँ पर इंडेंजर स्पीसीज को रखा जाता है, जिनमें से रेसिस भी एक है। यानी कि ये कहानी फ्यूचर में सेट है और ये बहुत ही ज्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट है। जॉनी को वहाँ एक एनिमल की तरह रख रखा था। वो अभी भी अपनी रेसिस दुनिया में था और अमेरिका को वाइट करने के सपने देखता था। और जिन लोगों से वो रेडियो पर बात करता था वो असल में जू कीपर्स थे, जो उसके लिए खाना और पानी रखते थे। और जो लोग बाहर खड़े रहते थे वो सब टूरिस्ट थे, जो दूर दूर से स्पीशीज को देखने आते थे। इसलिए बार बार वहाँ पर एक्सप्लोजन होता था ताकि जॉनी बंकर से बाहर आ सके और टूरिस्ट उसे देख सके। अब यहाँ सबसे ज्यादा नुकसान तो जू वालों का हुआ है, उनके पास एक ही रेसिस बचा था। कहानी खत्म होने के बाद ब्रुकलिन विलियम से पूछती है कि उसकी मॉम कहाँ है। विलियम कहता है कि जहाँ हम जा रहे हैं वो हमें वहीं पर मिलेगी। अब रास्ते में वो बोर ना हो, इसलिए ब्रुकलिन एक और कहानी सुनाती है। ये कहानी है चेला की, जो कि एक बैकग्राउंड सिंगर है। वो अपनी इस जॉब से तंग आ चुकी है, लेकिन अपना खर्चा चलाने के लिए उसे ये करना पड़ता है। एक दिन उसे पार्क नाम का आदमी मिलता है, जो कि उसे एक जॉब ऑफर करता है। वो उसे अपनी मालकिन मरी बनॉट के पास लेकर जाता है, जिसे एक पेड कंपेनियन की जरूरत थी। मरी शेला को देखते ही पसंद कर लेती है और उसकी नई जॉब शुरू हो जाती है। मरी एक मिलियनेयर थी और उसके पास दुनिया भर का पैसा था। साथ ही वो अनेमिक थी, लेकिन वो घर पर ही अपना ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर लेती थी क्योंकि उसे हॉस्पिटल जाना पसंद नहीं था। अब वो जॉब शेला के लिए जरा भी भारी नहीं थी, लेकिन बहुत ज्यादा बोरिंग थी क्योंकि उसे पूरा दिन मरी के साथ बैठना पड़ता था और मरी पूरा दिन सिर्फ एक ही वीडियो देखती रहती थी। वो उसकी यंग एज की वीडियो थी जिसमें वो एक गाना गा रही थी। शेला तो उस वीडियो को देख देख कर थक चुकी थी, लेकिन मरी के लिए वो बहुत खास थी क्योंकि जिस टाइम वो स्टेज पर खड़े होकर परफॉर्म कर रही है उस टाइम में ब्लैक लोगों को इतनी आजादी नहीं थी। किसी तरह उसे परफॉर्म करने को मिला था और ये उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। प्लस एक आदमी ने गाते हुए उसकी वीडियो भी बनाई थी और ये वही वीडियो है। शेला उसे बताती है कि वो भी एक सिंगर है। ये सुनकर मरी उसे गाने के लिए इंसिस्ट करती है और जब वो गाती है तो मरी उसका मजाक उड़ाती है। ये बात शेला को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और उसका दिल कर रहा था कि वो मरी का खून कर दे, लेकिन वो रोकर काम चला लेती है। ये बात वो पार्क को बताती है और मजाक में ही कहती है कि वो मरी को मारना चाहती है, लेकिन पार्क उससे सीरियसली पूछता है कि क्या वो सच में उसे मारना चाहती है। वो कहता है कि मरी के पास ढेर सारा पैसा है जो कि वो लेकर भाग सकते हैं और उन पैसों से वो खुद का स्टूडियो भी बना सकते हैं, जिसे शेला एक लीड सिंगर बनने का अपना सपना पूरा कर पाएगी। वो शेला को बड़े बड़े सपने दिखा रहा था, जिनके बीच वो भी खो जाती है और मरी को मारने के लिए हाँ कर देती है। वो हाँ तो कर देती है, लेकिन उस रात उसे बहुत ही अजीब सपना आता है जिसमें वो लीड सिंगर बन चुकी थी, लेकिन जब वो गाने लगती है तो उसकी आवाज ही नहीं निकलती, और ये सिर्फ मरी की वजह से। इस भयानक सपने के बाद उसे मरी को मारने का ख्याल भूल जाना चाहिए था, लेकिन इसके बाद उसका इरादा और ज्यादा पक्का हो जाता है। अगले ही दिन वो उसे मारने की तैयारी करते हैं। पार्क शेला का टाइप बी ब्लड निकाल लेता है, जिसे वो मरी के अंदर डालेगा। इससे वो बीमार होकर मर जाएगी क्योंकि उसका ब्लड टाइप ओ है और सब यही सोचेंगे कि वो अनीमिया से मरी है। फिर उसका सारा पैसा उन दोनों का हो जाएगा और सब सेट। वो मरी के अंदर वो ब्लड डाल देता है, जिससे उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो कुछ ही दिनों में मर जाती है। उसके मरते ही उन दोनों की ऐश हो जाती है, लेकिन कहानी अभी बाकी है। उस रात उसे एक और भयानक सपना आता है जिसमें एक बूढ़ा आदमी किसी तरह का रिचुअल कर रहा था और खून पीते ही वो आदमी पार्क में बदल जाता है। ये देखकर शेला के होश उड़ जाते हैं। वो भागती है, लेकिन वो खुद को एक मिरर में ट्रैप पाती है और सामने वो देखती है मरी को, जो कि बाथटब में थी। पार्क उसे भी लाकर खून पिलाता है। ये देखकर क्लेयर के होश उड़ जाते हैं और वो जाग जाती है, लेकिन जब वो जागती है तो खुद को मरी के रूम में पाती है और उसे बहुत ही अजीब फील हो रहा था। असल में जो वो देख रही थी वो सपना नहीं था।
शेला मरी की बॉडी में थी और ये सब पार्क ने किया उस रिचुअल की मदद से। लेकिन शेला इस बात को समझ नहीं पा रही थी और इतने में वो कुछ समझ पाते ही पार्क उसे नीचे धक्का दे देता है। मरने से पहले वो उसे बताता है कि वो और मरी कई डेकेड से लवर हैं। वो अभी तक इसलिए जिंदा है क्योंकि वो बॉडी चेंज करते रहते हैं और सबसे पहले रिचुअल पार्क ने ही ट्राई किया था। वो ये भी बताता है कि जिस वीडियो को मरी रिपीट पर देखती है वो उसने ही शूट की थी, यानी कि शेला को कंपेनियन की जॉब के लिए नहीं बल्कि उसकी बॉडी के लिए रखा गया था। पहले उसे पार्क ने पसंद किया, फिर मरी ने। इस पूरे टाइम पार्क यही दिखा रहा था कि वो शेला की साइड है, लेकिन असल में वो इसे मरी के लिए कर रहा था। अब दुनिया के लिए मरी मर चुकी है, लेकिन मरी तो शेला है। मरी अभी भी शेला की बॉडी में जिंदा है और अब वो अपना स्टेज पर गाना गाने का सपना भी पूरा कर सकती है। ये थी शेला की कहानी, जिसका एंड उसके लिए अच्छा नहीं रहा। उसने सोचा तो कुछ और था, लेकिन पार्क ने उससे भी ऊपर का प्लान सोच रखा था। ब्रुकलिन की कहानियां सुनकर विलियम भी हैरान था, लेकिन अभी भी वो अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचे थे, इसलिए ब्रुकलिन एक और कहानी शुरू कर देती है। ये कहानी है जैस की, जो कि एक थीफ है और वो अपने काम से बहुत खुश भी है। वो लोगों को नॉक करके उनसे पैसे छीन लेता है। उसे किसी की एज से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे बस पैसे से मतलब है। उसका टेरर इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि टीवी पर भी उसकी न्यूज चलने लगी थी और वो खुद ही अपनी न्यूज को देखकर खुश हो रहा था कि वो कितना ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। टीवी पर एक विक्टिम की बेटी का इंटरव्यू हो रहा था और वो टीवी पर ही जैस को कर्ज दे देती है कि जो वो कर रहा है उसे जरूर भुगतेगा, वो भी अपने विक्टिम से जूतों में जरूर चलेगा। न्यूज की वजह से सबको पता चल ही चुका था कि वो ब्लैक हुडी में घूमता है, इसलिए वो अपनी हुडी चेंज कर लेता है। काम चेंज करना उसके बस का नहीं था। उस रात भी वो अपना विक्टिम चुनता है और उसे नॉक कर देता है, लेकिन उसके पास पैसे थे ही नहीं। बेचारे जैस की इतनी मेहनत बेकार गई थी। लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है उसके जूतों पर, जो कि बहुत एक्सपेंसिव थे। उसे कुछ तो वसूलना ही था, इसलिए वो उसके जूते लेकर ही चल देता है। उन जूतों को पहनकर वो बहुत इतरा रहा था, तभी अचानक उसकी बॉडी का सिस्टम बिगड़ने लगता है। वो भागकर अपने घर जाता है और जल्दी से नहाने की तैयारी करता है, लेकिन वो उन जूतों को उतार नहीं पाता। वो बहुत ट्राई करता है, लेकिन वो जूते नहीं निकलते। तब थक हार कर वो पैंट में ही नहा लेता है। अपनी पैंट को सुखाकर वो सीधा जाता है डॉक्टर के पास, लेकिन रास्ते में कुछ अजीब होता है। एक कार का एक्सीडेंट हुआ था और उसकी ड्राइवर मर चुकी थी। जैस को आसमान में से एक एंजल आती हुई दिखती है, जो कि उस ड्राइवर की सोल को ले जाती है। वो कुछ भी समझ नहीं पाता कि वहाँ क्या हुआ। वो सोचता है कि वो हेलुसिनेट कर रहा है। वो आगे बढ़ता है और आगे उसे एक डीमन दिखाई देता है, जो कि एक आदमी की सोल को जमीन के अंदर ले जाता है। उसे कोई आइडिया नहीं था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। तभी अचानक उसका मुंह फ्रीज हो जाता है और मुंह के बाद पैर और पैर के बाद उसकी पूरी बॉडी ही अकड़ जाती है। वो ऐसे ही सबवे के रास्ते में खड़ा रहता है। लोग उसे देखकर सोच रहे थे कि वो स्टैचू एक्ट कर रहा है। हजारों लोग उसके आसपास से गुजरते हैं, लेकिन किसी को कोई आइडिया नहीं था कि उसके साथ क्या चल रहा है। इसी बीच वही डीमन उसके पास आता है और उसकी सोल निकालने लगता है, लेकिन वो नहीं निकाल पाता। तब जैस की आंखों में से एक आंसू निकलकर उन जूतों पर गिर जाता है, जिसके बाद वो फाइनली फ्री होने लगता है। वो नीचे गिर जाता है और तब एक ऑफिसर उसे नोटिस करता है। उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। जब उसे होश आता है तो उसके हाथ पैर फिर से मूव कर रहे थे, लेकिन वहां भी वो डीमन पहुंच जाता है। वो फिर से उसका सोल निकालने लगता है, लेकिन नहीं निकाल पाता। जैस उससे बचकर भागता है और पहुंच जाता है एक रूम में, जहां उसे वही औरत मिलती है जिसने टीवी पर उसे कर्ज किया था। जैस की बदकिस्मती है कि वो वूडू जानती है और जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है वो ब्लैक मैजिक का नतीजा है। वो उसे बताती है कि जिस लास्ट विक्टिम को उसने नॉक किया था उसकी डेथ हो गई थी और अब वो उसकी डेथ जी रहा है, यानी कि जो कुछ भी उस डेड आदमी की बॉडी के साथ हो रहा है वही जैस की बॉडी के साथ हो रहा है। आप देख सकते हो कि उसका मुंह भी सड़ने लगा है। उसे डेथ के सारे सिम्टम्स हैं, लेकिन वो डेड नहीं है और ना ही वो जिंदा है। कर्ज की वजह से वो डेथ और लाइफ के बीच में फंसा हुआ है। तभी उसे एंजल्स और डीमंस दिख रहे हैं, जो कि इंसानों के कर्मों के हिसाब से उन्हें हेवन या हेल में ले जा रहे हैं। अब जैस की जगह तो ऑब्वियसली हेल में है। तभी वो डीमन बार बार उसकी सोल को लेने आता है, लेकिन कर्ज की वजह से नहीं ले जा पाता, क्योंकि अभी तो जैस को और सफरिंग झेलनी है। अभी तो बस बॉडी सड़ने की शुरुआत है। एक सड़ी गली बॉडी के साथ वो सड़क पर चलता कैसा लगेगा, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। ये सब सुनकर जैस भी डर जाता है। उसे पता था कि वो हेल में जाएगा, लेकिन फिर भी वो मुक्ति चाहता था, क्योंकि उसे सड़ी गली बॉडी को झेलना ज्यादा मुश्किल लग रहा था। जैस उससे मुक्ति का रास्ता पूछता है। वो बताती है कि उसे उस विक्टिम की डेड बॉडी को ढूंढकर उससे माफी मांगनी होगी, तब जाकर वो बच पाएगा। उसकी बॉडी ऑब्वियसली मॉर्ग में ही होगी, इसलिए वो जल्दी से मॉर्ग जाता है। वहां उस बॉडी का पोस्टमार्टम शुरू होने वाला था। वो बिल्कुल ठीक टाइम पर पहुंच जाता है, लेकिन उसके जाने से भी पोस्टमार्टम नहीं रुकता। जैसे जैसे उस बॉडी को कट किया जा रहा था, वैसे वैसे उसकी बॉडी भी कट हो रही थी। फर्क सिर्फ ये था कि जैसे ये सब फील कर रहा था। वहां भी डीमंस उसकी सोल निकालने आते हैं, लेकिन नहीं निकाल पाते। अब उसे इटर्निटी के लिए ऐसे ही तड़पना था। ये थी जैस की हॉरिफाइंग स्टोरी। ये बात हर पेरेंट्स अपने बच्चों को बताते हैं कि बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है, और जैस के केस में यह नतीजा थोड़ा एक्सट्रीम रहा। तो अब फाइनली विलियम और ब्रुकलिन पहुंच जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन पर।
अब तक आप सोच रहे होंगे कि विलियम का ब्रुकलिन से क्या रिश्ता है। इसका जवाब अभी तक हमें नहीं मिला, लेकिन अब मिलने वाला है। विलियम उसके सामने एक कैमरा सेट करता है और उसे एक अजीब सा मास्क पहनाता है। इसके बाद वो एक एक्स उठाता है उसका सर काटने के लिए। यहाँ में पता चलता है कि विलियम एक क्रेजी चाइल्ड किलर है जो कि ब्रुकलिन को स्कूल से किडनैप करके ला रहा था। ये कह करके वो उसे उसकी मॉम के पास ले जा रहा है। वो बच्चों को मारते हुए फिल्म भी करता है और आगे वो इन वीडियोस को डार्क वेब या ब्लैक मार्केट में बेच देता होगा। बच्चे की पहचान ना हो इसलिए वो उन्हें मास्क पहनाता है। आज एक और बच्चा उसका शिकार बनने वाला है, ऐसा उसे लग रहा था। जैसे ही वो उसे मारने लगता है वहाँ और भी बच्चे आ जाते हैं। ये सब वही बच्चे हैं जिन्हें वो पहले मार चुका है, यानी कि उनकी भटकती आत्माएं। और ये अचानक वहाँ क्यों आई? क्योंकि ब्रुकलिन कोई बच्चा नहीं है, वो विलियम का अंत है। वो कुछ सेटन है जो विलियम को हेल में ले जाने आया है, यानी कि जो डीमंस उनके पीछे आ रहे थे वो उसके ही सर्वेंट थे। वो सारे बच्चे मिलकर विलियम को मार देते हैं और उसका सर भी धड़ से अलग कर देते हैं। विलियम के मरते ही उनकी स्पिरिट्स हेवन में चली जाती हैं और विलियम को सैटन ले जाता है हेल में, और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। तो मूवी अपनी फ्रेंचाइज के कॉन्सेप्ट से थोड़ा अलग भी है, फिर भी उसे बरकरार रखती है। किसी ने भी नहीं सोचा था कि एंड में इतना बड़ा ट्विस्ट होगा। फिल्म की चारों स्टोरीज मोरलाइज थी, यहाँ तक कि जो मेन स्टोरी थी उसमें भी मोरल था। इस फिल्म में एक पॉसिबल ईस्टर एग भी है। टोनी टॉड के कैरेक्टर का नाम विलियम है, और अगर आपने फाइनल डेस्टिनेशन सीरीज देखी है तो आपको पता होगा कि उस फ्रेंचाइज में भी टोनी टॉड के कैरेक्टर नाम विलियम ही था। और उस विलियम को डेथ की बहुत नॉलेज थी क्योंकि वो एक मोर्टिशियन था और वो हमेशा लाशों को ठिकाने लगाता रहता था। तो बच्चों की लाशों को ठिकाने लगाना भी उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये सिर्फ मेरी एक थ्योरी है, ऐसा फिल्म मेकर्स ने हमें कुछ भी नहीं बताया। इस थ्योरी पे आप अपने थॉट्स दे सकते हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये बताना है कि इन सब टेल्स में से आपकी फेवरेट कौन सी है। मैं तो इनमें से चूज ही नहीं कर पा रहा हूँ। अगर देखे तो फर्स्ट टेल एक सिंपल टेल है, उसमें सब कुछ ऑब्वियस था, लेकिन वो बाकी टेल्स के लिए वार्म अप थी। सेकंड टेल बहुत ज्यादा एडवांस थी और उसके लिए राइटर और डायरेक्टर दोनों की ही तारीफ बनती है। थर्ड टेल बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड थी और फोर्थ टेल तो सबसे ज्यादा क्रिएटिव थी। मैं थर्ड और फोर्थ के बीच में कंफ्यूज हूँ, आप अपनी चॉइस जरूर बताना। अगर आपको वीडियो मेरे एफर्ट्स पसंद आए तो इसे एक लाइक और कमेंट जरूर करना। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि इन वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा जानने के लिए मिल जाएगा। तो मैं मिलता हूँ उससे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।